यहाँ पर आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लोकसभा चुनाव का महाभारत अपना दूसरा पड़ाव पार कर चुका है। चुनाव में शुचिता और चुनाव सुधार के तमाम प्रयासों और दावों के बीच चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होने तक हम इस बार भी लोकतंत्र के पर्व को उसी गिरावट की ओर जाता देख रहे हैं, जिसको लेकर जागरूक नागरिकों में अक्सर चिंता देखी जाती है। जाति की बात को लेकर बवाल हो रहा था, बात जूते तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह का मुकाबला तय हो जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वोटों के ध्रुवीकरण पर दोनों दलों का काफी दारोमदार टिका हुआ है। इस सबसे महत्वपूर्ण दोनों चरणों का मतदान प्रतिशत भी कुछ न कुछ इशारा करता है। मतदान प्रतिशत में कमी किस दल का दिल तोड़ रही है, इसको लेकर आकलन जारी है। मतदान के दो चरणों की इलेक्शनरिंग क्या इशारा करके गई है और क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्या क्या खास बातें रही हैं, आगे क्या हो सकता है, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये बिंदु, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर मतदान संपन्न। दूसरे चरण में 61.88% मतदान। तमिलनाडु की 38 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 10 सीटों पर वोटिंग संपन्न। उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 5, असम और ओडिशा की 5 सीटों पर वोटिंग पूरी। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान पूरा। बंगाल में सबसे ज्यादा 75.27% वोटिंग हुई। 2014 में दूसरे चरण में 70% हुआ था मतदान। तो प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का। आप दोनों ही दल ये दावा करते थे कि वोटों के लिए जाति और धर्म का सहारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से ही सही ध्रुवीकरण का एजेंडा कहीं ना कहीं ये दो चरण संपन्न हो गए हैं, इनमें भी दिखाई दिया है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आगे भी और गहरे रूप में यह दिखाई देगा। ये सवाल मेरा आप दोनों से है। पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए, हमने तो बिल्कुल पहले दिन से स्पष्ट कहा है कि हम हमारे 5 साल की सरकार के कामकाज के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां आप पिछले 1 महीने के उनके टीवी इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए या उनकी रैली सभाओं में पहले दिन के भाषण देख लीजिए, उन सारी बातों को हमने अपने भाषण में रखा है जो हमने 5 साल में किए हैं और आम आदमी के लिए किए हैं। एक एक योजना को गिनाकर हमने अपना हिसाब दिया है। और हमने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि 5 साल बाद जब मैं दोबारा वोट मांगने के लिए आपके पास आऊंगा तो अपने 5 साल के कामकाज का हिसाब दूंगा। और वो पूरा हिसाब उन्होंने दिया। जितने भी काम उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में किए वो लोगों के बीच में वो लेकर गए। लेकिन देखिए क्या है कि आप कुछ चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, और खासतौर पर तब नहीं कर सकते जब वो देश से जुड़ी हुई हो, राष्ट्र से जुड़ी हुई हो। कांग्रेस पार्टी का जब से मैनिफेस्टो आया, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने जब जिक्र किया राष्ट्रद्रोह के कानून को हटाने का, जब उन्होंने जिक्र किया कश्मीर से सेना के जो अधिकार है उनको छीनने का, जब उन्होंने जिक्र किया इस देश में हमारी जो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि देश को कमजोर करने वाली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उन इश्यूज को उठाना पड़ा। क्योंकि वो देश के सामने इस बात को रखना चाहती है कि 55 वर्षों तक जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, वो पार्टी आज जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है तो देश तोड़ने की बात करती है। और हमको बताना जरूरी हो गया कि आप जब 4 साल पहले जेएनयू में गए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वालों का समर्थन करने गए। और जितनी भी गतिविधियां आपने संचालित की, उन सारी बातों का जिक्र करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि वो सीधे सीधे देश से जुड़ी हुई थी। स्वर्णिम जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीकांत जी की बात का जवाब दे दूं कि प्रधानमंत्री जी ने या उनके किसी भी नेता ने कभी भी पूरे देश के समक्ष, आज सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, पूरे चुनाव में ना तो नोटबंदी पे बोले, ना जीएसटी पे बोले, ना बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है उस पे बोले। आज 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है और पिछले 1 वर्ष में ही 1,18,00,000 लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं, चाहे 100% एफडीआई हो, चाहे जीएसटी का गलत क्रियान्वयन हो, चाहे नोटबंदी हो। इसके कारण दूसरी चीज, किसानों के जो आज हालात है इस पर प्रधानमंत्री महोदय कुछ भी नहीं बोलते। और जब आप बोलते हैं राष्ट्रद्रोह की बात, आप बोल रहे हैं कि एक धारा हटाने की बात की है, वो राष्ट्रद्रोह नहीं, इनको मैं स्पष्ट करना था, राजद्रोह की धारा जिसके तहत महात्मा गांधी 8 साल जेल में रहे और तिलक जो थे हमारे वो 6 साल जेल में बिताए, जिन्होंने सिर्फ इस बात को लेकर के कि उन्होंने जो है एक जो उस वक्त की सरकार थी
उसकी आलोचना की। और इस धारा के तहत भी यदि 5 वर्ष का इतिहास है यदि आप देखें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, यदि चाहे वो पालघर की घटना हो जिसमें 4 लड़कियों को जिन्होंने अपने फेसबुक पे मोदी जी की आलोचना की थी उनको जेल भेजने की बात हो, इसके अलावा इसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप इतनी राष्ट्रवादी हैं तो आप ये सबसे पहले ये बताएं कि आपने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जो आज देश की बजाय दूसरा झंडा उठाने की बात करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनके साथ आपने गठबंधन करके सरकार क्यों बनाई? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। दूसरी बात आप ये बताएं कि जब पठानकोट हमला हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान से आपने आईएसआई को बुला करके उसकी जांच क्यों कराई? ये कौन सा आपने राष्ट्रहित की बात की? और अगर आपको बात ही करनी है तो आप किसानों के मुद्दे पर बात करें। किसानों के जो हालात हैं आज, जो जिस फेज़ में चुनाव हुए हैं, सेकंड फेज़ में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं हमारे तमिलनाडु और कर्नाटक की हैं, वहाँ के किसान परेशान थे, उनको आपने क्या राहत पहुंचाई? इस पे कभी कोई बात नहीं की जाती। इसके अलावा जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लोग 4 करोड़ रोजगार, जो एनएसएसओ की रिपोर्ट है उसके अनुसार 4 करोड़ लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं, 50 लाख तो नौकरियां गंवा चुके हैं, उस पे कोई बात नहीं की जाती। इन सब से बचने के लिए तमाम नेता जो हैं ना तो ये जाति और धर्म की बात तो करते हैं, आपने तो भगवान की भी जातियों की बात करनी प्रारंभ कर दी कि हमारे फलाने भगवान इस जाति के हैं। ये राजस्थान की धरती पर ही हुआ। और इसके बाद जो है एक मंत्री तो यहाँ तक कह गए कि भाई भगवान के लिए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। इसके बाद क्या करते हैं आपके एक प्रदेश अध्यक्ष जो है वो माँ बहन की गालियों पे उतर आते हैं। तो ये जो प्रोफेनिटी है ये इस देश में चलने वाली नहीं है, इसको जनता देख रही है। इसके आधार पर यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, क्योंकि मुद्दों से आप विहीन हैं, वंचित हैं। आपके यदि कोई आपकी सरकार की उपलब्धियां होती तो उनको लेकर के बोलते, लेकिन उनको लेकर के बोलने वाला आज आपका कोई भी नेता हमें नजर नहीं आता। स्वर्णिम जी, आपने पहला सवाल इनके ऊपर ये उठाया कि अपनी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच नहीं जा रहे, जिनको आपने नोटबंदी और जीएसटी के हवाले से उन उपलब्धियों का आपने जिक्र किया। आप 2014 में गए थे, महंगाई की कितनी बात की थी आपने? या आपने उस वक्त आतंकवाद की कितनी बात की थी? आपने उस वक्त 2G स्कैम की, एंट्रिक्स देवास की कितनी बात की थी? देखिए 2G स्कैम का आप देखें, कोर्ट का फैसला आ चुका है। वो तो अब हुआ है। 2014 बनाया, गलत मुद्दा बनाया ना, जब आप गए जब थे, इन्होंने मुद्दा बनाया तब आप भी नहीं जानते थे कि ये गलत बना रहे हैं, सही बना रहे हैं। आपने भी हमने तो सारे जो कार्रवाइयां करनी थी हमारे तमाम सब आपने की थी। हमारे दूसरी बात ये भी ये कहा था कि ये मुद्दा नहीं है, गलत है, इसमें जीरो लॉस थ्योरी का हमने उस वक्त भी ये बात कही थी। दूसरी बात ये है मित्र कि जो सफाई आप यहाँ बैठ कर दे रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं हो सकता है समझ जाऊँ आपकी बात कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में क्या फ़र्क है, कितने लोग किससे पीड़ित रहे, और उसको उसका वो चूंकि एक निरसन योग्य धारा है इसलिए उसको आप खत्म कर देंगे। देखिए, लेकिन आपके वोटर्स जो हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे ना इस बात को। नहीं, देखिए चूंकि इस पर चर्चा ही हुई है और आपने इस मुद्दे को उठाया। एक बार 70 साल की आजादी के बाद में आज पता चला है कि वो राष्ट्रद्रोह की धारा, क्योंकि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोह की धारा है, आपकी सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। और दुरुपयोग करके आप जो डॉक्टर हैं इंशाल्लाह करने गए थे उनके ऊपर वो धारा लगाई गई। क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलेंगे गलत है? जिन 5 आपने धारा लगा दी, अगर इस बात का सबूत दे दो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी, उनके ऊपर वो धारा लगाई गई। राहुल गांधी ने निकलते ही कहा लेकिन सवाल ये धारा आपने क्या चार्जशीट पेश होगी आते हैं इस बात पे, लेकिन सवाल शुरू हुआ था, सुनिए, लेकिन सवाल शुरू हुआ था जाति और धर्म की राजनीति के ऊपर, और आपने भगवान की जाति को लेकर के स्वर्णिम जी सवाल उठाया। यहाँ राष्ट्रपति की जाति को लेकर के 2 दिन से मामला गरमाया हुआ है। देखिए जो ये मामला था, ये मामला गरमाया हुआ नहीं है। एक ऐसा हवाला दिया कि भाई किसी मैगजीन के आर्टिकल का हवाला देते हुए ये बात बोली गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप सरकार चला रहे हैं, बीजेपी सरकार चला रही है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो सबसे पहले आपको और आपके नेताओं को जहां भी जाएं, टीवी पे हो चाहे जनता के सामने मंच पर हो, आपको ये बताना चाहिए कि आपने नोटबंदी क्यों की। आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में पिछली दफा, उस पे आपने अमल क्यों नहीं किया? कहाँ है किसान आयोग, कहाँ है किसान नीति? ये बताना इनको चाहिए। इनको बताना पड़ेगा कि आप जो आज देश की इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या है। हमारे घोषणा पत्र में हमने बताया, हमने न सिर्फ जो है जनता से ऑडिट की भी बात की, हमने कहा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या कोई भी दल अपने आप को क्लीन चिट दे सकता है इस बात के लिए कि साहब ये ही हैं जाति और धर्म की बात करने वाले, हम तो नहीं हैं? देखिए जेपी शर्मा जी, दोनों ही पार्टियां निश्चित रूप से जातिगत आधार पर चुनाव तो लड़ रही हैं, और बाकी भी बीएसपी भी है या
फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी भी है बाकी, और लालू की पार्टी भी है। बीएसपी तो खुलकर मुसलमानों के वोटों का जिक्र कर रही है। बाकायदा उसको उनको तो बैन ही कर दिया गया। चुनाव आयोग ने देखिएगा आदित्यनाथ योगी को बैन किया, आपके मेनका गांधी जी को भी बैन किया गया। तो ये लगने लगा कि आप जिस प्रकार से स्वार्थों की वोटों की राजनीति के लिए किस स्तर तक गिर जाएंगे। अब ये दोनों ही पार्टी गिरी है। गांधी खुद भी जिस तरह से मुस्लिम वोट को लेकर के कह रही थी, तो लग रहा है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से मिल सकता है। तो अब देखिए अब 186 लोकसभा पर दो चरणों में मतदान हो चुका है। मतदान कम हुआ है वहाँ, अगर पहले भी देखे तो पहले ज़्यादा हुआ था और अब कम हुआ है। अब वो राज्य भी नहीं, मतदान पे तो आते हैं ना सर। पहले थोड़ा सा ये तो क्लियर करिए, हमारे जो दोनों मित्र मानने को तैयार नहीं है। आप दोनों ही तरफ नाम ले सकते हैं। आप कांग्रेस में भी मैं आपको 10 बयान ऐसे गिना दूंगा, स्वर्णिम जी गिना चुका देता हूँ, और भाजपा में भी अभी मैंने बताया मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ, श्याम जी बता रहे हैं, बैन लगाया दोनों के ऊपर। अब जो अगला, उस पर आ रहा हूँ श्याम जी, मतदान प्रतिशत पर जो अगला जिस सीट पर सबका ध्यान रहेगा ना लक्ष्मीकांत जी, वो साध्वी प्रज्ञा, भोपाल जी, साध्वी प्रज्ञा बनाम दिग्विजय सिंह। और क्या वहाँ ये कारण नहीं है कि कथित जो हिंदू आतंकवाद है उसका चेहरा साध्वी प्रज्ञा को बनाने में दिग्विजय सिंह जी सबसे आगे झंडा बरदार बने थे? तो क्या आपने इसीलिए उनको वहां नहीं उतारा है? नहीं, देखिए बिल्कुल साफ है और इसको बताने की जरूरत, जो कांग्रेस के अन्याय और अत्याचार पर दर्शाता है, यही दिग्विजय सिंह थे, यही सुशील कुमार शिंदे थे और यही राहुल गांधी थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का नारा गढ़ा था, और यहीं जयपुर में गढ़ा था। आपको याद होगा सुशील कुमार शिंदे ने यहीं पर बयान दिया था जब राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक ऐसी महिला जो संत भी है, उसको आपने 9 वर्षों तक कारागार में इसलिए डाल दिया क्योंकि आपको हिंदू आतंकवाद स्टेब्लिश करना था। इनकी सरकार में इनको जेल में बंद करने के बाद तक 4 साल तक एनआईए इनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश नहीं कर पाया, कोई सबूत ही नहीं दे पाया। आज वो कई सारे केसों में बरी हो गए, कई सारे केसों में जमानत पर है। और ये इस बात का प्रतीक है कि आपने एक साधु सन्यासी को हिंदुओं के ऊपर आतंक फैलाने के नाम पर, एक हिंदू आतंक की एक जो आपकी थ्योरी है उसको स्टेब्लिश करने के लिए आपने ऐसे काम किए। और वो आज जब जेल से बाहर हैं, भारत का कानून उनको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। आज उस शख्स के खिलाफ जाकर वो चुनाव लड़ रही हैं जिस शख्स ने उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करवाए और जिन्होंने एक महान संस्कृति और महान धर्म के ऊपर अंगुली उठाने का काम किया, हिंदुओं को आतंकी बताने का काम किया, उनके खिलाफ जाकर वो चुनाव लड़ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता इस बात पर वहां वोट देगी कि एक साधु सन्यासी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसलिए हमला किया क्योंकि उनको पता नहीं अपने किस स्वार्थ की वजह से हिंदुओं को आतंकी बताना था। स्वर्णिम जी, क्या इस वजह से आपको प्रायश्चित स्वरूप जनेऊ पहननी पड़ रही है, गोत्र बताना पड़ रहा है, मंदिरों में जाना पड़ रहा है? देखिए, ये सारे जो मुद्दे थे ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, कांग्रेस ने कभी नहीं उठाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी सार्वजनिक मंच पर आकर के कभी धर्म और जाति की बात नहीं की, किसी का भी धर्म। देखिए, ये मत बोलिए, आप पिछले 5 साल में देख रहे हैं फोटो, तो आपके मंदिर जाते हैं आपके लोगों, मंदिर अगर मंदिर तो सभी जाते थे, लेकिन चुनाव में वोट मांगने के लिए तो नहीं गए जाते होंगे। और लेकिन दो ले नहीं पा रहे थे या आप उसको जारी नहीं कर पा रहे थे। 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच पे जहाँ पे वो वोट की अपील कर रहे हैं वहां पे इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने इस तरह की बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी के अनुसार जो है सभी जो देश के लोग हैं, मस्जिदों में जाते देखा गया राहुल गांधी को, लेकिन कभी मंदिरों में जाते हुए नहीं देखा गया। चलिए, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, के कार्यकाल में ही आपके साथ ये स्थिति हो गई कि आप अमरनाथ की यात्रा भी कर आए, आप मानसरोवर की यात्रा भी कर आए, आप सारे मंदिरों में जाए। अच्छा है, जाना ही चाहिए, आपको जाना चाहिए था, शुरू से जाना चाहिए था, लेकिन आप गए नहीं। इसलिए नहीं गए क्योंकि आपका सम्मान नहीं था। आप हिंदुओं के प्रति अपने और हमारे ही देश के नगरों को, हमारे देश के नागरिकों को पाकिस्तानी करार करते भी हमने आपको देखा। लेकिन आज आपको देश की जनता ने इस बात के लिए मजबूर कर दिया, इस देश के लोग, इस देश की जनता उसको अपना माने, अपमान आप करते हैं। आपके राष्ट्रीय सचिव वेनाड जो है पाकिस्तान को बाहर बताते हैं, वेनाड की जनता को। अरे सुनिए तो सुनिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब सुनिए मित्र, अरे सुनो श्याम सुंदर शर्मा जी, अब ये बताइए कि ये तमाम मुद्दे, चाहे मान लीजिए जाति धर्म की बात एक दल कम कर रहा है, दूसरा ज्यादा कर रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बाद जो 2 फेज निपटे हैं उसमें ये सिग्निफिकेंट बात है कि वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। एक ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज का एक आंकड़ा आ रहा है उसके लिहाज से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। किसकी पेशानी पर बल पड़ जाने चाहिए इसको देखकर? दिखेगा कि पश्चिमी बंगाल में परसेंटेज करीब करीब ठीक आया, 77% आया, बाकी सब जगह परसेंटेज गिरा है। तो अब ये अब किस स्थिति में होगा, क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि राज्य करीब 11 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है, बिहार भी है, कर्नाटक भी है।
इसमें आपके फतेहपुर सीकरी से राजोपर जो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी लड़ रही है, उसके अलावा सुशील कुमार सिंधे लड़ रहे हैं, देवेगौड़ा लड़ रहे हैं, कंजी मोजी लड़ रही है, फारूक अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मिली जुला जिस प्रकार से हो रहा है, और ये लग रहा है कि चिंता का विषय यह है कि जहाँ पर ये दावा कर रहे थे, अब ये बार बार कह रहे थे कि मुस्लिम को कौन लेना चाहता है। मैं तो पहली बार, अब प्रधानमंत्री जी पहले अजमेर शरीफ पे कभी चादर नहीं भेजते थे, 2 जो उर्स हुए हैं प्रधानमंत्री की चादर आई और प्रचारित किया गया। उन्होंने कहा कि वो किस प्रकार से ख्वाजा साहब को मानते हैं, लेकिन आते हैं वो जाते नहीं है वहाँ पर। नहीं, अभी भी वहाँ नहीं पर अरे तो मेरी सुन तो लो आप मैं ही तो कह रहा हूँ, वोट भी चाहते हो आप, चादर भी भेजते हो वहाँ पर, फिर ये कहते हो प्रधानमंत्री भेजते हैं सर। प्रधानमंत्री भेजते, पहले तो नहीं भेजते थे, हमेशा भेजे हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से आ रही है। पहली बार नहीं भेजी उन्होंने, आप 2 में तो मैंने प्रचारित करते हुए देखा और लेकर भी आए और बताया गया कि ख्वाजा साहब ऐसा है, प्रचारित करें, मोदी जी ने तो ऐड किया नहीं। अगर आप वहां पर आकर कोई उसको कवर कर रहा है तो उसको मोदी जी की बात थोड़ी है। प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, पहले के प्रधानमंत्री भी भेजते हैं, आप सारी बातें थोड़ी, ये प्रधानमंत्री भी भेज अरे आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, आप सुनने की बात। अब 1 मिनट श्याम जी, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये साफ तौर पर बड़े तबके के द्वारा, विश्लेषकों के द्वारा माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कहीं गिर रहा है, पहले ज़्यादा था और कम है, तो सीधा नुकसान आपको है। वोटर रिलेक्टेंट हो गया है, कम से कम अगर आपके खिलाफ भी नहीं गया है तो रिलेक्टेंट हो गया है। जो आपके पक्ष का है वो घर से निकलने की उसकी वो उत्साह की स्थिति नहीं है जो 2014 में थी। जैसे आज पश्चिम बंगाल में अगर टर्नआउट ज़्यादा रहा है तो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहाँ आपको उम्मीदें थी, वहाँ अभी तक भाजपा का शासन लोगों ने देखा नहीं है। क्या ये सही है ये बात? देखिए, जहां पर भी आज चुनाव हुआ है उसमें ज्यादातर जगह ऐसी जहां हमारा शासन नहीं है। हाँ। बड़ा जो स्टेट है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे और जम्मू कश्मीर के इलाके हो, हाँ। बहुत सारी जगह से हमारा शासन है नहीं। देखिए, हम तो ये चाहते थे कि इस देश में बहुत सारा मतदान हो, सब लोग वोट डालने के लिए निकले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम भी हुई है तो भी हम उसमें अपनी जीत देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया हुआ है, कांग्रेस ने जो अपने झूठ का प्रचार जिस तरीके से किया हुआ है, वो उसको स्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुई। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो वोट देना चाहते थे वो लोग भी, वो भी आज 370 और 35 का इनका नहीं हटने का वादा करने के बाद से, राष्ट्रद्रोह के कानून को खत्म करने का वादा करने के बाद से, और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को खत्म करने के बाद से इतना नाराज है कि वो इनको वोट देने नहीं निकले। हमारा वोटर बिल्कुल प्रतिबद्ध है और वोट देने के लिए घर से निकला है मोदी जी के सरकार के कामकाज के आधार पर, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के आधार पर। और देश के लोगों में जिस तरह का उत्साह है, आप देखेंगे कि जितने हमारे नेताओं की सभाओं में भीड़ आ रही है, जितना लोगों में उत्साह है, वो निश्चित रूप से हमारे वोटों में तब्दील हुआ है। और हम इन जितने फेज हैं उसमें आप देखेंगे कि पिछले जो फेज हुआ था 91 सीट का, उसमें हम लोग पिछली बार 31 सीटें जीत कर आए थे, और अभी जो मतदान हो रहा है उसमें 27 सीटें हम जीत कर आए थे पिछली बार। हमें पूरी इस बात की उम्मीद है कि इससे ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि जो नहीं आया वो आपका नहीं आया, इनके लोग तो पहुंच गए थे वोट डालने। देखिए, कर्नाटक का आप देखें सबसे पहले, जहाँ से इन्होंने 14 सीट जीती थी, सर्वाधिक सीटें अभी इस फेज में जो चुनाव हो रहे हैं, और वहाँ पे वो तब जीती थी जब आपने जो है हमारा अलायंस नहीं था जनता दल से, और आज अलायंस है। और उसके बावजूद जो है आज अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सभी सीटों में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु, जहाँ पे ये दबाव डाल करके इन्होंने AIADMK के साथ अलायंस किया, उसके बावजूद भी जो है एक सीट वहां से जीतने वाले नहीं है। 8 की 8 सीट ये यूपी में हारेंगे, इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, कहीं भी ये खाता खोलने वाले नहीं, क्योंकि इनके समस्त जो नेता थे वो सारे ये मानते आए थे। और हमने बयान सुने, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में 5 दिन पहले तक श्याम सुंदर शर्मा जी से एक सवाल कर रहा हूँ। श्याम जी, जैसा लक्ष्मीकांत जी ने कहा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि सरकार के विरोध में टर्न आउट कम हुआ हो? देखिए, जेपी शर्मा जी कह रहे थे कि हम 51 सीट जीते थे, 186 में चुनाव हो रहा है, लेकिन अब इस बार सीटें बढ़ेगी नहीं घटेगी। सीटें जो बढ़ने वाली स्थिति पहले हो रही थी, आप जो कह रहे हो कि नहीं, तो सीधा मतदान प्रतिशत को अगर पैमाना बनाए तो क्या सरकार को वापस लाने के लिए वोटिंग परसेंटेज कम हुई हो, ऐसा होता है क्या? वोटिंग परसेंटेज कम होना एक लिहाज से ऐसा लगता है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसकी निश्चित रूप से वोट कम पड़े। किसी को भी लाने के लिए टर्नआउट ज्यादा होता है, सामान्य नियम है, ज्यादा होने से जीत का सुनिश्चितता बनती है, और कम होने से कई बार देखिए, मैं 10 सेकंड, और ये स्थिति हो सकती है बीजेपी की, जो अब पहले जो कह रहे थे कि हम सब जगह सहजता से सत्ता में आ रहे हैं, अब इनको चिंता का विषय हो गया, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जूता ही आप जो कहना चाह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, मैं समझता हूँ,
सरकार अगर टर्नआउट बढ़ता है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों ने निकल करके जी, सरकार के बिल्कुल। खिलाफ मतदान किया है। बिल्कुल। और लेकिन पिछली बार देखा आपने ऐसा। आपकी बार स्थितियां दूसरी हैं। 2014 में लोग उत्साहित होकर के निकले थे आपको वोट डालने के लिए। मेरा सवाल मूलतः ये था कि क्या वाकई उस उत्साह के साथ वोटर निकलने की स्थिति में था या नहीं था? नहीं, देखिए- क्यों ये वोटिंग परसेंटेज नहीं, कम हुआ? देखिए, चलिए अब समय हो गया सर, अब समय हो गया। फिर किसी दिन बैठूंगा आपके साथ बहस में, तो आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। नमस्कार।